Hello everyone, how are you all? My name is Suraj Gupta and I am teaching you physics in this channel, and this is the only online platform where you can find me. And I have started a lecture series which is based on crash course or revision of 12th class, you can say, in which I have already completed modern physics and I have started electromagnetism, and I have completed electrostatic part, and now we are moving towards magnetism. So the first chapter in magnetism which we have to understand is magnetic effect of current. In this chapter let's try to understand कि हमें क्या क्या पढ़ना है. So सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. पहला वाला सेक्शन ये है कि पहले वाले सेक्शन में आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा वाला सेक्शन ये है जिसको आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है. सो कई बार ऐसा होता है, कई बार टीचर मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन पहले पढ़ाता है, कई बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फोर्स वाला टीचर पहला पढ़ाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक है दैट इज समथिंग बायो-सावर्ट लॉ. अब बहुत ध्यान से देखो, तो इसके पहले मैं थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें इससे फील आता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या और इसका एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे इसका यूज हो सकता है. तो समझो तो इस चीज को ध्यान से. हमने ये सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जब भी करंट स्टैटिक कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ होता है. ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने उसको अंडरस्टैंड समझा हुआ था. ठीक है, अगर वो वही इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, अगर आपका चार्ज स्टैटिक नहीं है, मोशनल चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो वो जो है करंट जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है? करंट. अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, हमें क्या समझना है कि अब हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जो मैग्नेटिक फील्ड है जो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफरेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट फिर भी एक जगह ऐसा आता है जहां पे दोनों कंबाइन होते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक चैप्टर ऐसा भी आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों एक साथ होंगे. ठीक है, और इवन आप ये भी कह सकते हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नेसेसरी इसलिए बन जाता है बिकॉज़ जब आप रिलेटिव मोशन की बात करते हो तो रिलेटिव मोशन की जब हम बात करेंगे तो दोनों का दोनों साथ में आएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग, बिकॉज ये रिवीजन और क्रैश कोर्स का आपका लेक्चर है, तो हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ऊपर से कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या क्या है. अब समझो ध्यान से कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया आपको बहुत जरूरी जो नॉलेज है आपको होना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग, उसको हम कहते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. क्या कहते हैं उसे? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. उसको मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किया क्या था. ऑस्टेड ने, उन्होंने जो है एक वायर लिया और वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा था? I. करंट कितना फ्लो हो रहा था? I. और उन्होंने यहाँ पे एक चार्ज रखा. उन्होंने क्या रखा? यहाँ पे एक चार्ज. ठीक है, अब जब उन्होंने यहाँ पे एक चार्ज रखा तो इस चार्ज को जब ये स्टेशनरी पोजीशन पे था, कैसा था? स्टेशनरी पोजीशन पे. जब ये स्टेशनरी पोजीशन पे था तो ये चार्ज में इस चार्ज को करंट के पास रखा था, तो फिर अगर लॉजिकली सोचो कि मैग्नेटिज्म का कोई अभी तक एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस वक्त के टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस चार्ज में कुछ भी होना नहीं चाहिए, और हुआ भी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बट इसी चार्ज को जब उन्होंने जो है v वेलोसिटी से मूव करा दिया, वेलोसिटी से क्या करा दिया? मूव करा दिया, तो ये चार्ज अपने पाथ से डेविएट हुआ. ये चार्ज अपने पाथ से क्या हुआ? डेविएट हुआ. इस चार्ज का जो है डेविएशन हो गया इस तरफ. ठीक है, किस तरफ हो गया? इस तरफ. इससे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होगा कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ना तो इनका कोई आपस में टच है, ना तो कुछ है, मतलब ऐसा कुछ हमें लॉजिक ही नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ. इसके बारे में और अच्छे से जो है, अब यहीं पे देखो, इसके बारे में और अच्छे से तो जो हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे फोर्स वाले में, बट यहाँ से हमें ये फील हो जाता है इस चार्ज को अपनी तरफ इस वायर ने अट्रैक्ट किया, इसका मतलब जरूर इस वायर, ये वायर इस चार्ज का फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. उस फोर्स को हम वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, बायो-सावर्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो बायो-सावर्ट लॉ में हमें जो सबसे पहले सीखना है वो ये पता होना चाहिए कि बायो-सावर्ट लॉ ने बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था. किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है देन दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरी चीज है कि बायो-सावर्ट लॉ का जो डेरिवेशन है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. सो इसीलिए कोई भी टीचर जब आपको बायो-सावर्ट लॉ पढ़ाता है तो हमेशा एक सेंटेंस लिख देता है कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स. ये किस बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया था? एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने दिया था.
अब लेट्स सपोज कि कोई वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और इस वायर के में अगर यहाँ पी पॉइंट है, अगर इस पी पॉइंट में मुझे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इतना तो आपको नॉलेज है, 9th 10th में 11th वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उन्हें इतना नॉलेज है कि 9th 10th पढ़ के आए हैं कि या अगर कोई वायर जो है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू इस पी पॉइंट पे हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, जो हमें किसने दिया, बेसिकली बायो-सावर्ट ने। अब बायो-सावर्ट ने बेसिकली क्या बताया वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको दो चीज फाइंड करना है। लेट मी राइट हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिपेंड करता है, एंड उसका डायरेक्शन। और हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर में वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको वेक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है 11th क्लास के वेक्टर का, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, हम अपन दोनों की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए वेक्टर का। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने इस वायर का जो है छोटा सा पार्ट अज्यूम कर लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, डीएल। कितना है, डीएल। और इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से पार्ट की वजह से कितना होगा, डीबी। कितना होगा, डीबी। और ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था, डीएल के। किसके आ रहा था, डीएल के। और ये डीबी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था, करंट आई के। और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, की यहां से लेकर के यहां तक चाहिए जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज योर आर, ठीक है। अगेन ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है। तो अगर इन सबको मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। फिर थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो डीबी प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई व्हिच इज कांस्टेंट इनटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, और आर वेक्टर है। अदरवाइज यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अदरवाइज यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। डीएल क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो डीएल आर साइन थीटा, तो डीएल आर साइन थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर क्यूब था क्योंकि ऊपर एक आर एक्स्ट्रा है, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन रिजल्ट दिया जाएगा। कई बार आप बच्चे ये फॉर्मूला लर्न करते हैं, कई बार ये लर्न करते हैं, इन दोनों में से बट एक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जैसे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। सर कहते क्या है, इसको याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ा था तो म्यू नॉट की जगह वहां पे एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम म्यू नॉट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, अच्छा एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एयर मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8.85 10 की पावर -12। वैसे इसको हम बोलेंगे परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बायो-सावर्ट लॉ। अब हमें इसके एप्लीकेशंस देखने छोटे छोटे, और इवन पूरे जो है पूरे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आपका एक तो बायो-सावर्ट लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या तो एम्पलीट्यूड लॉ से। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, और जब हमारे पास एम्पलीट्यूड लॉ हो जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। बट हमें सबका रिजल्ट याद होना चाहिए और उसका डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए कैसे किया है, देन वो जेडब्ल्यू वाले बच्चों को और नीट वाले बच्चों को इजी होगा करने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कहीं फंसेगा नहीं अगर थोड़ा सा भी वो कंडीशन चेंज करता है, ठीक है। चलो ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस वेज आप समझने का है, बट जो सबसे सिंपलेस्ट वे है और जो सबसे आसान तरीका है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक दैट, ठीक है। तो उससे पहले आप जो हो यहाँ पे म्यू, म्यू नॉट और म्यू आर सेम किसकी तरह लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या था वहां पे, रिलेटिव, एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर, और एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सेम उसी तरह म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
क्या ये बात समझ में आती है? सर क्या इनके बीच में रिलेशन है जो वहां पे ई आर इज इक्वल टू वी बाई ई नॉट था? बिल्कुल है सर, यहाँ पे भी एक रिलेशन आएगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो जब मैग्नेटिज्म और मैटर में पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिलेशन का अपन एक बार फिर से ससेप्टिबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम जो है अपने राइट हैंड का यूज करके हमने 9th 10th में, आई डोंट नो कि आपने 9th में 10th में कब सीखा था डायरेक्शन निकालना, कि अगर ये हमारा एक वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ हाथ को ऐसे कर्ल करना होता है, फिंगर को कर्ल करना होता है। फिंगर को मैंने ऐसे कर्ल किया और ये जो थंब है वो किसका डायरेक्शन बताता है? वो डायरेक्शन बताता है करंट का। तो ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन करंट का हो गया और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आ रहा है? लूप में, सर्कुलर लूप में। कैसा आ रहा है? सर्कुलर लूप में। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली ऐसा इसलिए बना क्योंकि ऐसा बना नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है। तो ध्यान से देखो, जब ये इधर की इस तरफ की देखो, इस तरफ जब जा रहा है तो देखो अंदर जा रहा है और इस तरफ आ रहा है तो बाहर जा रहा है। तो ये जो क्रॉस साइन होता है, क्रॉस साइन का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और जो ये डॉट वाले साइन है इसको क्या कहते हैं? बाहर, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, जब ये इस तरफ जा रहा है इस तरफ, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और इधर बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखो इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे, हाथ टूट जाएगा, ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उस साइड वाला क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस साइड वाला देखो बाहर आ रहा है और इस साइड वाला अंदर जा रहा है, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आती है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, कि अगर यहाँ पे देखो ये आपका वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। कितना फ्लो हो रहा है? आई। लेट्स सपोज इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। मैग्नेटिक कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? अगेन आपको अपने राइट हैंड का यूज करना है और राइट हैंड को बिल्कुल इस डायरेक्शन में रख लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे रख दिया मैंने या ऐसे रख दिया, कैसे रख लो। इसमें आपको ये पता चलना चाहिए, हमेशा याद कर लो, मतलब जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखेंगे उन सभी को मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा डायरेक्शन में। मैं वो सिर्फ अपना हाथ से, मैं एक ही तरीका बताऊंगा अपने हाथ का यूज करना, और अगर आपको हाथ का यूज करना एक बार आ गया तो सारा का सारा डायरेक्शन, चाहे वो फोर्स का हो, मैग्नेटिक फील्ड का हो, किसी का भी डायरेक्शन हो, वेक्टर में हर एक का डायरेक्शन आपको क्लियर होगा। तो ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे आपके अपने फिंगर को रख दो। इस पॉइंट पे रखना है, फाइंड करना है, इस पॉइंट पे मैंने फिंगर को रख दिया। अब देखो रखना है दो तरीका, या तो मैं ऐसे रख सकता हूँ या तो ऐसे रख सकता हूँ। तो कैसे रखेंगे? ऐसे रखा मैंने, और ये जो आपका थंब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको कर रहा है? करंट को। देखो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाम किसको बताता है? अभी जस्ट बताया, पाम किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ आ रही है? अंदर, इस साइड। इस तरफ देखो क्या आ रहा है? बाहर। इस तरफ क्या आ रहा है? बाहर। तो सेम इसी तरह, ठीक है। बट अभी आपको लग रहा होगा सर पहला वाला तरीका इजी है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, बट हर जगह हम इस तरीके का यूज करेंगे जब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, बट हमने ध्यान से देखो तो किया नहीं हुआ है। हमने बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके ये देखा कि उस P पॉइंट पे, लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट P, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बट दैट वैल्यू वाज जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट स्मॉल लेंथ dl। अब बायो-सावर्ट लॉ का ही यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड कि कितनी वैल्यू आएगी, बट इसका डेरिवेशन जो काफी बड़ा है, सो आई एम मतलब स्किप कर रहा हूं इसका डेरिवेशन, और डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? B is equal to magnetic field is equal to mu naught I upon 4 pi r into bracket में cos alpha plus cos beta। अच्छा, लेट मी टेल यू कि अल्फा बीटा क्या है। अल्फा एंगल ये है जो इस वायर से ये बना रहा है, और बीटा ये है θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है अगर हमें P पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, दो बार भी हम इसको लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका क्वेश्चन में θ1 गिवन है, बीटा नहीं गिवन है, तो बीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 90 माइनस θ1। अल्फा फाइंड करने के लिए 90 माइनस θ2, या वाइस वर्सा कर दो, उल्टा भी होता तो भी कुछ नहीं। तो मैंने दोनों तरीका लिखा हुआ है। तो B इज इक्वल टू, अगर आपको ये एंगल पता है तो mu naught I upon 4 pi r cos 90 minus θ sin θ cos 90 minus θ sin θ, तो sin θ1 plus sin θ2, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएगी। क्या है फॉर्मूला, रिपीट करो मेरे साथ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर cos अल्फा प्लस cos बीटा, बट उसमें याद रखना कि दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, देन याद रखना कि दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, ठीक है। अब समझो इस बात को कि वी हैव टू स्टडी टू केसेस कि अगर लॉन्ग इनफिनिट वायर है और सेमी इनफिनिट वायर है। ये तो कुछ ऐसा वायर था जिसकी लेंथ फिक्स है, लेट्स सपोज ये लेंथ L है, कितनी लेंथ है L है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, बट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पे, थीटा 1 थीटा 2 अल्फा बीटा। अगर एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो जब वो इनफिनिट और सेमी इनफिनिट होगा तो डेफिनेटली वो एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल विल बी वेरी, एंगल चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने ये इनफिनिट वायर बना लिया, सॉरी सारा इनफिनिट नहीं होगा, ठीक है, ऊपर नीचे पूरा इनफिनिट हो गया। अगर मुझे इस पी पॉइंट को फाइंड करना है तो ध्यान से देखो, इसका जो एंड पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, तो थीटा की 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा ये कौन सा केस है, लॉन्ग इनफिनिट वाला फर्स्ट केस है, ठीक है। थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे 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 नीचे, ठीक है 90 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी एक फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन, ध्यान से देखो 4 पाई आर है, अगर मैं इसमें पुट करूं तो थीटा 1 थीटा 2 90 90 तो sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2, तो 2 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना आ गया 2 पाई आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ड्यू टू इनफिनिट करंट कैरिंग वायर कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कितना होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। दिस फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। दूसरा केस जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेमी इनफिनिट वायर। सेमी इनफिनिट वायर के लिए क्या करें हम, ये देखो ये इनफिनिट 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 गया है, ये सेमी इनफिनिट, अगर मुझे इस पी पॉइंट में फाइंड करना है, लेट्स सपोज ये आपका ये है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, तो इस केस के लिए जो मेरी थीटा 1 की वैल्यू है, वेयर इज माय थीटा 1, हां दिस इज माय थीटा 1 की वैल्यू कितनी, अभी भी 90 डिग्री है, और थीटा 2 कितना है, ध्यान से देखो 0 डिग्री है, कितनी है 0 डिग्री है, ठीक है। तो इस अगर इस फॉर्मूले में b की वैल्यू पुट करूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू sin थीटा 1 sin 90 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, दोनों केसेस। इनफिनिट जब आपके वायर की लेंथ इनफिनिट है तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और जब वायर की लेंथ सेमी इनफिनिट है तो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ठीक है। दिस मस्ट बी रिमेंबर, याद होना चाहिए आपको ये, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। इसमें हम बेसिकली इस सर्कल की वजह से, लेट्स सपोज कि कोई आपके पास जो वायर है, लूप है, वो सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है, और उसमें करंट हो सकता है क्लॉकवाइज बढ़े, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, इस ये वाला जो लूप है, इस ये बोर्ड पे मैं ऐसे बना नहीं सकता 3D में, तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, बट ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, दिस इज द लूप, और यहाँ ये आपका कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये लूप है, और ये आपका सेंटर है, तो इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन इसका डेरिवेशन आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द डेरिवेशन ऑफ दिस, बट मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज द रिवीजन, मैंने बताया रिवीजन और जो क्रैश कोर्स का वीडियो है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आती है आपको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। x क्या है, जिस p पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो x है, r क्या है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस है, और i क्या है, इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, i है, ठीक है। इतनी बात क्या हमें समझ में आती है, अगर इतनी बात समझ में आती है तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपसे बहुत न्यूमेरिकल मतलब ऐसे चुटकी बजा बजा के होंगे, ठीक है, मतलब अगर इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आ रहा है तो। बट अगर नहीं याद है तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो उस पर बहुत बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दो तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, कि इसके सेंटर पे भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान से देखो, ये आपका सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर पे इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चारों तरफ उसके लूप बनाएगा, ऐसे 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 लूप बनाएगा। ये बात समझ में आती है, अगर ये बात समझ में आती है तो अगर सेंटर पे फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले का अपन यूज कर लेते हैं। अब ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को कहां पे लेकर आओ, कच 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 करके सेंटर पे, सेंटर पे जैसे आया तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई, तो जो b की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, अब 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, r क्यूब नीचे आ रहे हैं, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर कैंसिल, r क्यूब कैंसिल, तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला
ऑफ दिस चैप्टर B is equal to mu naught I upon 2R। अगर सेंटर पे सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, B is equal to mu naught I upon 2 into R। दूसरी चीज समझो ध्यान से, ये उसी तरह का फॉर्मूला है, B is equal to mu naught I upon 2 pi R। किसका फॉर्मूला है, वो है अगर आपका करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है तो P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस R हो तो क्या होगा, mu naught I upon 2 pi R। ठीक है, अब समझो ध्यान से, बेसिकली हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सेंटर पे क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको आइडिया है दैट मींस वो बहुत अच्छी बात है, बट मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, एलैबोरेट करूंगा। अब इसमें समझो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये सेम किसकी तरह होता है, आप इसको एनालॉजी दिखा सकते हो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के साथ। किसके साथ, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के साथ। वहां पे क्या होता है P, यहाँ क्या होता है स्मॉल m। ठीक है, तो m की जो वैल्यू होती है वो होती है I इंटू ए। क्या होती है, करंट इंटू उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट इंटू एरिया, I इंटू ए। अब इस फॉर्मूले को देखो, m इज इक्वल टू I है। अब इस फॉर्मूले को देखो क्या हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ, तो म्यू नॉट I इंटू मैंने 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 पाई आएगा, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आती है। अब सोच के देखो कि अगर इस x की वैल्यू इसके रेडियस से बहुत बड़ी है, इफ दिस x इज ग्रेटर देन r, दैट मींस क्या नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा सर, ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, b इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट इंटू I इंटू पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a, और यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये आ गया 4 पाई और ये आ गया x2। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो जो b की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2, या फिर ऐसा लिखूं मैं म्यू नॉट इंटू 2 I a को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं लिख दूं 2m ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2m I a को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस m। ठीक है, और ये आ गया 4 पाई x3। क्या गया बच्चों, 4 पाई x3। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जो हमारा मैग्नेट होता है, जो क्या होता है, मैग्नेट होता है कौन सा, नॉर्मल वाला, ये आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट जो होता है, ये N हो गया, ये S हो गया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब मैं वो मैग्नेट एंड मैटर बढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो उसकी वैल्यू भी सेम किसकी तरह होती है, इसकी तरह होती है। M क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, राइट। अब समझो ध्यान से, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ, डायग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, दिस, ये आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन B एंड X, और ये वाला जो ग्राफ है किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कुलर लूप। ठीक है, तो B की वैल्यू ध्यान से देखो कहां पे मैक्सिमम है, B की वैल्यू बताओ बच्चों कहां पे मैक्सिमम है, आपके यहाँ पे मैक्सिमम है सेंटर पे। कहां पे मैक्सिमम है, सेंटर पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो सेंटर पे वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। जैसे आप सेंटर से इधर तरफ जा रहे हो, x की तरफ जा रहे हो तो भी वैल्यू कम हो रही है, और जब नेगेटिव साइड जा रहे हो तो भी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ को जैसा मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, अब देखो सोलेनॉइड एक ऐसी चीज है जहां जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9-10 में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि सोलेनॉइड का बेसिकली यूज हम कहां करते हैं, सोलेनॉइड का यूज जो है आप लोग मैग्नेट की तरह यूज करते हो, ये आप लोगों ने सीखा हुआ होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो हम किसका यूज करते हैं, सोलेनॉइड का यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो जस्ट टेल मी वन थिंग, सोलेनॉइड का यूज कहां करते हैं। सोलेनॉइड को बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कॉइल होता है, आप मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पास जाओगे तो वो आपको ये बोलेगा कि सोलेनॉइड इज नथिंग बट इट्स अ कॉइल, जो है एक कॉइल होता है वायर का और कुछ नहीं होता वो। ठीक है, बट उसका यूज कहां करता है, उसका यूज जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। किसका यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, बट आई हैव रिटन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर वाउंडेड ओवर अ सिलिंड्रिकल इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब जैसे ध्यान से देखो होता क्या, बहुत सिंपल सी चीजें जो लिखी हुई है। दूसरा लिखा हुआ शेप कैन बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ध्यान से देखो, देख सकते हो कि ये आपका जो है इंसुलेटर है, ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक है। अगर मैंने इस पे ऐसे 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 वायर को माउंट कर दिया, वायर को ऐसे लपेट दिया, देन व्हाट विल हैपन, तो ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बनेगा। अब इसका एक सिरा यहाँ निकालो, दूसरा सिरा यहाँ निकालो और इसमें करंट फ्लो कर दो एंड इट विल एक्ट लाइक अ सोलेनॉइड। ठीक है, सो बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप लोगों ने 12th में जो है, अगर आप जो 12th के बच्चे हो और अगर आप देख रहे हो और सेशन एंड के बाद देख रहे हो तो आप लोगों ने इसका कुछ एक्सपेरिमेंट भी बनाया हुआ है। जैसे मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने जो है सोलेनॉइड का यूज करके एक इंजन
का एक इंजिन जैसी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सोचो, तो हमें बेसिकली इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको याद करें, बिकॉज अगेन ये रिवीजन का चैप्टर है तो पूरा मैं डिराइव नहीं करा रहा, बट हाँ इतनी चीजें आपको बता दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर ये आपका सोलेनॉइड इसके चारों वैसे बाउंड किया हुआ है, तो इस सोलेनॉइड के जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रख लो, इस सोलेनॉइड के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है? जीरो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेशन जब करते हैं तो इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट कर, क्रॉस सेक्शन हम ऐसे नहीं कट करते, हम ऐसे कट करते हैं। जब आपने ऐसे कट किया तो ये आपका कुछ शेप आएगा, कुछ ऐसा आएगा, इधर से और इधर से कुछ हाफ सिलेंडर आएगा, हाफ सिलेंडर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब कुछ शेप ऐसा है तो देखो ये मैंने डायग्राम ऐसे एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। अगर आपको वायर ऐसे लटका हुआ था, अच्छा दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे एक्चुअल में करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भाई, हम ऐसा इसलिए करते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो जब हमने इस शेप में इसको ऐसे कट कर लिया, बिल्कुल इस तरीके से कट करा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमने जब कट करा था, तो हमें जब ऐसा मिला तो ध्यान से देखो उसमें वायर ऐसे लपेटा हुआ था, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला, ये डायरेक्शन है करंट का, ये आउटवर्ड और इनवर्ड, ये किसका डायरेक्शन है? करंट। कई बार लोगों बच्चों कंफ्यूज हो जाता है, नहीं ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं भाई, ये किसका डायरेक्शन है? ये है डायरेक्शन किसका है? करंट का, ठीक है। ये कहां आ रहा है? ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन बाहर आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ बता रहा है, और ये अंदर जा रहा है इनसाइड, तो अंदर के पोर्शन को बता रहा है। सो ये जो डॉट है और ये जो क्रॉस है, ये किसका डायरेक्शन बताता है? करंट का डायरेक्शन। सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तुम्हें पता है, अभी बताया मैंने, ध्यान से देखो, इधर टिचुक टिचुक टिचुक, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है हमें, सीधी सी बात है। अब लेट्स सपोज कि इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने थोड़ा सा इसलिए करा हुआ है कि आपको डेरिवेशन भी याद आ जाए, ठीक है। तो डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट ni अपॉन 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। तो अगर मैंने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया तो मैंने इसको थीटा 1 लिया है। अब यहाँ से लेकर के ये मैंने हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करी है, और ये एंगल थीटा 1 है, और ये जो है दूसरा उधर तक जा रहा है, ये एंगल कितना है? थीटा 2 है, ठीक है। कितना है बोलो? थीटा 2 है। ये बात समझ में आती है? सर स्मॉल एन क्या है वो भी बता दो। तो स्मॉल एन बेसिकली क्या होता है आपका? स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? बोलता है कैपिटल एन। तो एन की वैल्यू में एक रिलेशन होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। क्या इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा 1 और थीटा 2 की हमें क्लियर है। अब ऐसा अज्यूम करो कि ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसका लीनियर डायमेंशन है। कैसा डायमेंशन है? बिल्कुल लीनियर है। अगर लीनियर है तो इधर से भी इनफिनिट ले लो, उधर से भी इनफिनिट ले लो। जैसे ही इधर से इनफिनिट हुआ तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल हुआ कितना हो गया? थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। कितनी हो गई? 180 डिग्री। इधर से पूरा लीनियर एक्सपांड हो गया तो ये पॉइंट इधर आ गया, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 0 डिग्री हो गई। जैसे 0 डिग्री हुई तो cos थीटा 2 कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 माइनस में cos थीटा 1 कितना है? 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1। कितनी होती है? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? कितनी है? cos 0 1 होता है, तो फिर 1 + 1 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, दो कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एन आई। और आपको यही फॉर्मूला याद होगा कई बार कि जो b की वैल्यू होती है सोलेनॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। आपको यही फॉर्मूला लर्न होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सोलेनॉइड में हम घुमाने में क्या रहता है, वो पूछेगा कि एंड एट द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एंड पॉइंट पे। लेट्स सपोज कि आपको जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसको पी पॉइंट बना लिया मैंने, इसको क्या बना लिया? पी पॉइंट। तो हमें ये जनरल फॉर्मूला तो याद है, इफ यू हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन हमें कोई भी केसेस बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट हमें डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गया ये इधर पहुंच गया, ये बात समझ में आती है, और ये लाइन जो हो गया इधर से पहुंच गया। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो गया? 0 डिग्री। अगेन थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 0 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा 1 90 है, तो ये हो गया cos 90, सॉरी ये हो गया cos 90, थीटा 2 0 cos 0। तो ध्यान से देखो, तो ये आ गया फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे कि b एंड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2।
आपको कौन सा फॉर्मूला इन दोनों में से याद होना चाहिए? देखो 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लर्न होने चाहिए, या तो ये लर्न कर लो और ये लर्न कर लो कि उसके सेंटर पे कितना होता है, अंदर b इक्वल टू म्यू नॉट ni, एंड पे कितना होता है म्यू नॉट ni बाई 2, और या तो यही याद कर लो तो सारा काम हो गया। केसेस बना के करते रहना, b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर सोलेनॉइड, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। हमने इसके बारे में ऑलरेडी मतलब बात कर लिया है। तो जो b की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, म्यू नॉट i अपॉन 2r या 2 पाई r, बोलो 2r या 2 पाई r, बोलो 2r या 2 पाई r, तो आया था कितना 2r, म्यू नॉट i अपॉन 2r, ठीक है। इतनी वैल्यू आई थी। क्या ये बात हमें समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अगर ये बात समझ में आती है तो इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कहां होगा? अगर सर्कुलर लूप ऐसा है तो डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर सर्कुलर लूप ऐसा डायरेक्शन कहां होगा? ऊपर होगा। ध्यान देखो, ये सर्कुलर लूप कुछ ऐसा रखा हुआ है मैंने, ऐसा, तो डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर सर्कुलर लूप कुछ ऐसा रखा हुआ है, डायरेक्शन इधर होगा। अगर इधर डायरेक्शन इधर होगा। ये बात समझ में आती है? तो उसी को थोड़ा सा डायरेक्शन को जो है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा हुआ है, हर जगह जो है मतलब हर एक बुक में मैंने देखा है कि होता है, ठीक है। और ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ये जो है हमारे जो मतलब मेरे आइडियल है फिजिक्स के एनवी सर, जिनसे मैं काफी पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद जो है अनअकैडमी हो गया, आपका बायजूस हो गया, वेदांत हो गया, इन सबसे कंटेंट एकदम अच्छा निकाल के फिर ये वीडियो बना रहा है, ताकि आप लोग को अननेसेसरी कोई भी चीज पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें हमें पता है कि अगर ये वायर ऐसे घूम रहा है करंट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उधर होगी, ऊपर की तरफ। ध्यान देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आती है? अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो फिर हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सर लूप में होता है। तो ध्यान से देखो, लूप बन रहा है, दिख रहा है सबको? ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आती है? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नीट्यूड? वो होता है b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2r। अच्छा, इस चैप्टर में अगर आपने नोटिस करा होगा, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इसमें हर एक पॉइंट को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज करा है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और दिस इज द वे हाउ आई टीच। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है कि वेक्टर से अगर आपको बच्चों को डर लगता है, वेक्टर से डील करने में डर लगता है, तो आप सिंपल सा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड कर दो, डायरेक्शन अलग से फाइंड कर दो, तो कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बनाना आना चाहिए आपको। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। आर्क क्या होता है बेसिकली? याद है अपन ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या सीखा हुआ है? थीटा इज इक्वल टू सर आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें ये पता है कि सर अगर ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप होता है और इसका रेडियस r होता है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा हो, तो इस पूरे के पूरे 2 पाई एंगल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, अगर इसका रेडियस r है। तो सर मुझे एक बात बता दो, थीटा एंगल के लिए कितना होगा? थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा? हो जाएगा म्यू नॉट, थीटा का मल्टीप्लाई इधर कर दो, I थीटा और 2 पाई उधर ले आ जाओ, तो कितना आ गया? 4 2 2 जा 4 पाई r। तो ये बी आर के लिए आप रन कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई r। तो कभी क्वेश्चन आप फंसोगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसी के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब इसके लिए आप बता दो, आप खुद से बोलो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? खुद से बोलो, खुद से बोलो, स्क्रीन पॉज करो, इन तीनों को खुद से लिखो, कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2r। इसके लिए बता दो खुद से, ये होगा म्यू नॉट I अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई। पाई ने पाई को मार दिया तो आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4r। इसके लिए कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी है बोलो? पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 8r। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना अभी मैग्नेटिक फील्ड से, उस मोस्टली 2 टॉपिक्स आते हैं। 90% न्यूमेरिकल, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, बट वो 2 ही टॉपिक से मोस्टली आते हैं, एक तो सर्कुलर वाले में से और दूसरा स्ट्रेट वायर में से। इसलिए मैंने बोला कि दोनों फॉर्मूला बहुत जरूरी है। स्ट्रेट वायर में से अगर पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और अगर सर्कुलर लूप में फाइंड करना है तो फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। Then, okay, so now we are going to talk about properties of magnetic field lines. So this topic is quite similar, which we have studied in electrostatic. What we have studied in electrostatic, we have studied about properties of electric field lines. So these 2 topics are quite similar. दोनों काफी सेम है, ठीक है। Same. Why I am saying both topics are same? Because
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो है इमेजिनरी लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। दोनों बोथ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, बोथ आर जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि हमें इन दोनों से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए इसलिए हम पढ़ते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इट्स अ वेरी माइनर डिफरेंस, एंड माइनर भी बोल सकते हो और एक सबसे बड़ा डिफरेंस भी बोल सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, याद करो, we have written electric field lines never exist in closed loop but magnetic field lines exist in a closed loop। सबसे बड़ा डिफरेंस, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी एग्जिस्ट करती है उसको कैसा बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। कैसा बनाती है बच्चों, क्लोज लूप बनाती है। फिर बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। हमें ये पता है, इफ यू वांटेड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इट एंड दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वन। थर्ड वन क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स ईच अदर, सेम टू सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स ईच अदर, राइट? व्हाई दे कांट कट ईच अदर, बिकॉज इफ दे विल कट ईच अदर देन एट वन पॉइंट यू विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट? अनदर वन इज crowded lines represent a strong field. So we have already studied about in electric field, like this kind of diagram. From this kind of diagram, this is point A, this is point B, so EA is greater than EB. ऐसा कुछ सीखा हुआ था हमने, am I right? Am I correct? ठीक है, तो अगर same to same this property exactly same in magnetic field, if this is magnetic field lines then we can write BA is greater than BB. Is that clear? Right? Next thing is uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. So for the better understanding of this topic, you have to go to watch the electrostatic lecture. उसमें आपको वहां पे आपको क्या सीखने को बेसिकली मिलेगा कि ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा एंड देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम टू सेम जस्ट लाइक आई हैव एक्सप्लेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन सेम थिंग इन मैग्नेटिक चैप्टर। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, सेम, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर ये सारे तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चलो our next topic is Ampere's circuital law. We are going to talk about Ampere's circuital law. This is one of the universal law. ये उन चार लॉ में से है जिनको हम कहते हैं कि ये यूनिवर्स में किसी भी जगह पर अगर आप जाओ तो अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो इसको। हम हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, कौन कौन से कंडीशंस पे अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और हम ये भी देखेंगे कि इसको कि कौन से कंडीशंस पे लगाने से आपके लिए चीजें आसान होगी, आपके लिए डेरिवेशन इजी होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़े बहुत एप्लीकेशन देख लेंगे इसके, फिर इसके बाद इसको एंड करेंगे, रैप अप करेंगे। बट अब ध्यान से देखो, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है व्हिच इज वेरी मैंडेटरी टू अप्लाई द एम्पीयर सर्किटल लॉ, लिखा हुआ है यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मींस यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सो हमें पता है कंडीशंस जो फर्स्ट आपको दिख रहा है मस्ट बी इन अ क्लोज्ड लूप, ये तो होता ही है। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसको गॉस लॉ से कंपेयर करोगे तो गॉस लॉ में सबसे पहले क्या चाहिए था, हमें सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस चाहिए था। क्या चाहिए था, गॉसियन सरफेस। एंड गॉसियन सरफेस जो एग्जिस्ट करता है वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी आपका जो है ये क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप बिना यू कैन नॉट अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, फिर जो बहुत जरूरी बात आती है कि अब इसमें आपको जो है करंट की डायरेक्शन कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है ये हमें पता चलता नहीं। इसमें बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इसमें दो चीजें कंफ्यूजन होता है, एक तो करंट की डायरेक्शन में, दूसरा ये कंफ्यूजन होता है कि जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो सारे के सारे जो है करंट की वजह से निकलता है, और उसमें हम कई करंट को छोड़ देते हैं। कौन से करंट को लेते हैं, जो उसके अंदर हो, गॉसियन सरफेस कहां गया, एम्पीयर सर्किटल लॉ का जो क्लोज लूप है वो उसके अंदर हो, उन्हीं करंट को हम लेते हैं, बाकी को नहीं लेते। बट उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो उस करंट की वजह से भी निकलता है जो करंट जो है एग्जिस्टेंस में हम जिसको काउंट नहीं करते। सेम जिस तरह हम गॉस लॉ में हमने किया था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इन का मतलब चार्ज जितने इनसाइड है सरफेस को उन्हीं को लेना, बाहर वाले को नहीं लेना। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी वो सभी चार्ज की वजह से निकलती थी, तो ये चीज आपको हमेशा एक दिमाग में होना चाहिए। अब देखो डायरेक्शन बात कर लेते हैं फटाफट करंट का, कि करंट का डायरेक्शन जैसे हो सकता है कि कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें कौन सा लेना है वो हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे या तो आप एरो इस तरफ कर लो, ये जो लूप बना है या तो एरो इस तरफ कर लो,
ठीक है। अगर आपने एरो इस तरफ कर लिया हुआ है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे इसको करंट की डायरेक्शन का पॉजिटिव लेनी कब नेगेटिव लेनी, ये बताएगा आपको राइट हैंड थंब रूल। कौन बताएगा? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कैसे बताएगा? ध्यान से देखो, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो करंट की डायरेक्शन जो आपकी आउटवर्ड होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। इस केस में मैं लिख रहा हूँ आई आउटवर्ड मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, एक और अगर मैं लूप बनाऊं और इस केस में अगर मैंने इसका उल्टा डायरेक्शन दे दिया, कैसा दे दिया? इसका उल्टा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में जो थंब में इधर अंदर की तरफ बता रहा है, इस डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन होगी कौन सी पॉजिटिव होगी? आप आई इनसाइड वाली क्या होगी? पॉजिटिव। और बाहर वाली क्या होगी? नेगेटिव। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, दोनों को आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो असाइनिंग डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल कि करंट को किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फिर लिखा होगा, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया। फिर लिखा हुआ है लेंथ एलिमेंट ऑफ डीएल ऑन लूप। अब इस ये जो आपका क्लोज सर्किट बना है, ये जो लूप बना है, इसमें छोटा सा एलिमेंट लो डीएल। छोटा सा एलिमेंट क्या लो? डीएल। ठीक है, और डीएल का डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो टेंजेंट उसका डायरेक्शन बताएगा, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डीएल। और लेट्स सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, किस तरफ है? इस तरफ, तो डीएल और बी के बीच एक एंगल बन रहा है। डीएल और बी के बीच क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल? जी है, इसको आप लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल आ रहा है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू एन आई के। इसके इक्वल होती है म्यू नॉट इंटू एन आई के। एन क्या है आपका? स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो इसको सेंटेंस में लिखना है। इफ यू वांट टू राइट इन सेंटेंस देन यू कैन राइट, क्या लिखा हुआ है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगेन लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट और टोटल करंट which is crossing through the area bounded by the closed path। ठीक है, बात समझ में आती है? अल्टीमेटली हमें क्या बताना चाह रहा है? ये सिर्फ ये कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें और क्लैरिटी आएगी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे I1, I2, I3, I4 ये चार करंट है। ये जो I1 है वो कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड। I2 इनसाइड, I3 इनसाइड और I4 आउटसाइड। ठीक है, अगर चार करंट की डायरेक्शन है तो जो आप सबसे पहले हमें पहला काम क्या करना है? आपको एक क्लोज लूप बनाना है। तो देखो मैंने क्लोज लूप बना दिया, दिख रहा है सबको? ठीक है, फिर हमें दूसरा क्या लेना है? इस डीएल एलिमेंट को लेना है। देखो ये डीएल एलिमेंट बना दिया और बी की डायरेक्शन हमें बना दी, तो बी की डायरेक्शन आ गई, तो बी डॉट डीएल तो आ गया। ये बात समझ में आती है? ठीक है, दूसरा हमें क्या बनाना है? ये कि आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज। तो सोच के देखो, अगर मैं जो है एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो बाहर वाला करंट होगा, आउटसाइड वाला करंट होगा, वो पॉजिटिव होगा। आई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आउटसाइड हमारा पॉजिटिव होगा और आई इनसाइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सोच के देखो, आई नेट कितना हो जाएगा? आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो आउटवर्ड कौन सा है? सिर्फ एक I1 और इनवर्ड कौन सा है? माइनस I3 माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I4 क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो हमारे लूप के अंदर ही नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, चाहे आप सिलेंडर के केस के लिए फाइंड करो, चाहे सर्कल के केस फाइंड करो, चाहे आप हॉलो सिलेंडर के लिए फाइंड करो, सभी के लिए आपका इसी तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई होता है। दूसरा ये है कि इसका एप्लीकेशन अगर हमें मतलब या तो आपको जो है बायो सावर्ट लॉ आ जाए, अगर आप 12th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, या तो एम्पियर सर्किट लॉ आ जाए, तो दोनों ही तरीके से हम हर एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बट इजी किससे पड़ता है? इजी पड़ता है एम्पियर सर्किट लॉ। ये हमें काम को इजी बना देता है, बड़े बड़े डेरिवेशन को 2 स्टेप में कर देता है। ठीक है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई एम्पियर सर्किट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ एग्जांपल ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरे लिए आप सबके मतलब मेरे पास आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ध्यान से कि अभी हमने जस्ट एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई कैसे करना है वो सीखा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास एक जो है करंट है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये लूप तो मैंने बना दिया था, ये तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, कि ये हमारा ये करंट की डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड 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 इनवर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड सॉरी इनवर्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास 3 इनवर्ड है और 3 आउटवर्ड है। अगर मैं जो है इसमें क्लोज लूप कुछ ऐसे बना रहा हूँ,
ठीक है, जो भी मैंने इरेज करा था कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल। ये 1 2 3 4 5 क्या है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, दीज आर द वैल्यू ऑफ करंट। ये सब किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷ पूरा कैलकुलेट करना है एंड देन यू विल हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। उसमें फिर देखेंगे करेक्ट करा है या इनकरेक्ट करा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें जो करना है नेक्स्ट, हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करना है हमें, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब उसके पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लो कि जो है किस कंडीशंस में आपको कैसे एप्लीकेशंस, मतलब कैसे बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप मैग्नेटिक फील्ड बी शुड बी यूनिफॉर्म और जीरो। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो या तो यूनिफॉर्म हो। तो जीरो और यूनिफॉर्म से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर यूनिफॉर्म है तो बी की आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बहुत सारा बार बार मेहनत नहीं करना, ठीक है। और मतलब 99% केसेस में, इवन 100% केसेस में आप लोगों के लिए तो जो है सभी में बी की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी या तो जीरो होगी, ठीक है। सो फर्स्ट वाला तो नहीं, बट सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड आर इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द लूप। अब ध्यान से देखो, आपको लूप इस तरीके से बनाना है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हो और जो डीएल हो उनके बीच का एंगल या तो 90 डिग्री हो या तो 0 डिग्री हो, या तो 90 डिग्री हो या तो 0 डिग्री हो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, उससे बेनिफिट क्या होगा कि फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल कौन सा है, कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, या तो कॉस 0 होगा या तो कॉस 90 होगा, कॉस 0 होगा तो आंसर 1 है और कॉस 90 होगा तो आंसर बी की वैल्यू क्या है, 0 है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो एट द एवरी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द लूप। ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टू इनफिनिट लॉन्ग थिन वायर। एक बहुत पतला वायर है, बहुत पतला सा वायर है, उसकी वजह से उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। और इस पतले वायर की वजह से हमें इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, बेसिकली जो आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू हम बहुत पहले कर चुके हैं, यस और नो, ठीक है। इनफिनिट लॉन्ग इनफिनिट वायर की वजह से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां करा हुआ है हमने, बायल-सावर्त लॉ का यूज करके। क्या वैल्यू आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, उसको हमने बहुत बड़ा डेरिवेशन आप लोग करोगे, ठीक है। मैंने तो डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया था। अब इसका यूज करके डायरेक्टली आपको आंसर इजीली अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगा। कैसे कि आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इनफिनिट है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर ये आपका वायर है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ये वायर है और इसमें करंट कितना हो रहा है, ऊपर की तरफ आई जा रहा है। तो इसका तुम जो है फ्रंट व्यू देखो, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ इसको, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, या तो फिर ऐसे देख लो। तो इस तरह ऐसे देखोगे तो ध्यान से देखो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो देखो मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाया और फ्रंट व्यू में देखा मैंने, ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका डायरेक्शन है ये करंट का। अब हमें पता है कि करंट अंदर इस तरफ जा रहा है, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 रोटेट होगा। तो मैंने लूप भी देखो बहुत अच्छे से बनाया। लूप मैंने कैसे बनाया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लूप मैंने कैसे बनाया, इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है तो सोच के देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे रोको तो ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। बाहर इसलिए क्योंकि अगर मैंने लूप ऐसे बनाया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है और जो है लूप भी बाहर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है इस पॉइंट पे इस तरफ दिख रहा है, इस पॉइंट पे इस तरफ दिख रहा है, या तो ऐसे बनाना, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। या तो इनसाइड एंड आउटसाइड में दोनों की वजह से कोई भी ले सकते हो। तो बी डॉट डीएल, अब बी और डीएल के बीच जो एंगल है, ये मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है लूप का डीएल। तो बी और डीएल के बीच जो एंगल है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, बी और डीएल के बीच जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है तो मुझे ये पता चल गया कि b डॉट डीएल cos 0 की वैल्यू 1, तो आ गया b डॉट डीएल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो bl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये सर्कुलर रूप है और इसका रेडियस कितना है, r है, कितना रेडियस है, r है, ठीक है। अगर तुम्हें इस r पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो एक रेडियस जैसा बनेगा। अगर आपने सर्कुलर लिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, l की वैल्यू 2 पाई r हो जाएगी। सर्कमफेरेंस से उसका लेंथ होता है किसी सर्कल का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैसे, क्योंकि उसमें हमने काफी बड़ा डेरिवेशन किया था, इसमें देखो 2 लाइन में हो गया। अगर आपको एग्जीक्यूट करना आता है एम्पियर सर्किटल लॉ तो आपका 2 लाइन में इजीली काम हो गया, ठीक है।
अब बहुत ध्यान से सोचो कि हमने जो दूसरा केस लिया हुआ है वो लिया हुआ है इन्फिनिट लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल वायर। नेक्स्ट केस क्या है आपका, इन्फिनिट लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल वायर। अब जो आपका सिलेंडर है वो कैसा है, हॉलो है। जो आपका सिलेंडर है वो कैसा है, हॉलो है। अंदर से वो क्या है, हॉलो है। ठीक है, अज्यूम करो कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसमें मैं दो जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ, एक तो इसके अंदर और दूसरा उसके सरफेस पे, उसके बाहर, इनसाइड और आउटसाइड। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करो फाइंड कर रहा हूँ, तो ये अगर आपका सेंटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, आर। कितना डिस्टेंस हो गया, आर। ठीक है, ये मैंने कुछ लूप ऐसा बनाया है। ये लूप ऐसा क्यों बनाया है, सोचिए, देखो अगेन सेम कंसेप्ट। जब भी आप इसको जो है इस तरह फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बी और डीएल दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। तो बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, अंदर जीरो। अंदर क्या कोई करंट है नहीं, हॉलो इसलिए, तो बी की वैल्यू अंदर कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, बी इन इज इक्वल टू जीरो। That means magnetic field inside the hollow cylinder is always equal to zero. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमें आउटसाइड फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, आउटसाइड फाइंड करना है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अज्यूम करो कि मुझे यहाँ फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला में क्या अप्लाई करूंगा, b डॉट डीएल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, सोच के देखो। मैं जो लूप तो पक्का फिर ऐसे लेना पड़ेगा, और अगर ये आपका ये r है, ठीक है, या फिर r डैश है, यहाँ पे लिख दिया मैंने r डैश से ग्रेटर देन क्या है आपका r है। ठीक है, जब ऐसे लिया तो मुझे इसके अंदर करंट कितना दिख रहा है, I दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b डॉट डीएल का इंटीग्रेशन l हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट, और करंट कितना है आपका I है। तो अगेन b की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट I अपॉन l, अगेन कितना हो गया 2 पाई r डैश। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बाहर की तरफ, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r डैश। ठीक है, जहाँ पे r डैश की वैल्यू r से क्या है, बड़ी है। क्या ये बात समझ में आती है। अब एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो है। यहाँ पूरा जीरो है। तो यहाँ अगर ये आपकी कैपिटल आर है, तो यहाँ तक क्या है, जीरो है। फिर जैसे यहाँ है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी हो गई, इसको मैंने लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, फिर जैसे ही बाहर की तरफ निकला तो देखो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो आर के क्या कर दिया आपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये आपका बन गया बी और आर के बीच ग्राफ। अब इस ग्राफ को भी अगर आपको अच्छे से याद है तो भी आपको याद है पूरा रिजल्ट कि इनसाइड जीरो होता है, आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तो आपको याद रखना है, ये मैंने बताया था कि कोई आपसे कभी भी पूछे, आधे रात को भी पूछे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है जो है कि वो जो सिलेंडर हो आपका वो हॉलो ना हो, वो कैसा हो, सॉलिड हो। कैसा हो, सॉलिड हो। तो उस वाले केसेस का देखो फटाफट मैं ऐसे करा देता हूँ। ध्यान से देखो, जो है मैं यहाँ पे सिलेंडर बना रहा हूं। कौन सा केस है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने, कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे, एक आपका इनसाइड भी मिलेगा और कहाँ मिलेगा बोलो, आउटसाइड भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो हम पहले इनसाइड वाले केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, इनसाइड वाले केस को। अब इनसाइड वाले केस को अगर अपन बहुत ध्यान से डिस्कस करें, इनसाइड वाले केस को बहुत ध्यान से डिस्कस करें, तो इनसाइड में जो हमारा स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर के। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता है कि लूप तो पक्का आपका सर्कुलर बनेगा। ठीक है, तभी बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। तो अज्यूम करो कि ये आपका डिस्टेंस आर है, आपको ऐसा कुछ लूप बना दिया मैंने। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और डीएल की वैल्यू भी इधर है। तो लगाया मैंने एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या ये बात समझ में आती है, यहाँ पे लिख दूं मैं आई नेट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, b डॉट डीएल cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 है, तो b डीएल की वैल्यू l हो जाएगी इंटीग्रेशन, और ये हो गया म्यू नॉट आई। क्या ये बात समझ में आती है हमें। अगर ये बात समझ में आती है तो सोच के देखो, इस पूरे के पूरे एरिया के लिए, मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए, ये हमारा आपका सॉलिड सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पाई आर स्क्वायर के लिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, आई। कितना फ्लो हो रहा है, आई। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। तो हमारा पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए करंट कितना होगा, बोलो आई डैश कितना होगा, बिकॉज़ हमें आई डैश फाइंड करना है इस बार। तो यहाँ पे मुझे क्या लिख दूं मैं, आई डैश। बात समझ में आती है। हाँ, अगर बात समझ में आती है तो आई डैश की जो वैल्यू आ रही है वो देखो कितनी आ रही है, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई स्क्वायर इधर गया, ये इधर गया, पाई बाई कैंसिल हो गया, और हमने उसको आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आई डैश की। तो b इंटू एल की वैल्यू आपको अगेन पता है कितना है, 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन
अपॉन आई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कुछ कट हो रहा है, हाँ सर आर ने आर को मार दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये कहां के लिए है, इनसाइड। ये कहां के लिए है बच्चों, इनसाइड। ठीक है, क्या हम आउटसाइड के लिए निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, वो तो हमने ऑलरेडी किया, आउटसाइड निकालना है तो यहाँ के लिए आप ले लो और अज्यूम कर लो कि ये जो है आर डैश है, कितना है ये आर डैश है, तो क्या हो जाएगा बी आउटसाइड डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई की वैल्यू इस बार आई है, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट है, डीएल की वैल्यू अगेन 2 पाई आर है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आउटसाइड के लिए, वो आ गई अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे मैं देखो बी आउट लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टैक्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमें अब देखो इसमें कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर के जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। क्या आ रहा है? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। बट हम आउटसाइड या सरफेस की बात कर रहे हैं तो B इज 1 अपॉन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो B और R के बीच का, तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। सर क्यों नहीं बना सकते? ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका R। अगर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कहां तक सर? उसके रेडियस तक। उसके बाद क्या हो रहा है सर? डिक्रीमेंट हो रहा है, तो दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ B एंड R। ये पूरा अंदर का पार्ट हो गया और ये पूरा बाहर का पार्ट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में जेईई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से करना। ठीक है, राइट, ठीक है। Okay, so now this is the last topic of this chapter. This would be the last topic of this chapter, and this topic is toroid. It is not very much important, but कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो सॉलिनॉइड से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सॉलिनॉइड से। ठीक है, अब टोरॉइड की अगर बात कर लेते हैं तो टोरॉइड जो बेसिकली क्या होता है, ये एक वर्जन होता है सॉलिनॉइड का। यू कांट से कि टोरॉइड एक अलग चीज है, ये बेसिकली सॉलिनॉइड भी होता है। जैसे सॉलिनॉइड में हमने क्या सीखा था, देखो मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम अ पेज, कि अगर ये आपका जो है ये आपका देखो ये पेज है और ये जो आपका कोर है ये जो है आपका इंसुलेटर से बना होता है। इसके चारों तरफ क्या वाउंड क्या होता है, लपेटा होता है, वायर लपेटा होता है। तो ये आपका सॉलिनॉइड है। अब देखो अगर इसको टॉरॉइड बनाना है तो क्या करते हैं, इसको इन दोनों पोर्शन को मिलाते हैं। हालांकि बोला नहीं बना, सर्कल नहीं बना, ठीक है, मैंने मिला दिया। ठीक है, अभी क्या बन गया? टॉरॉइड बन गया, सिंपल बन गया, टॉरॉइड बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सर्कुलर शेप कर दोगे तो। अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली हमने ये ऑलरेडी हमने सॉलिनॉइड में जो है फॉर्मूला देखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्मॉल n होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत ध्यान से सोचो, तो ये जो डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन है? खुद से बोलो किसका डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फील्ड का है क्या? नहीं, ये किसका डायरेक्शन है? करंट का। करंट यहाँ पे देखो ये अंदर जा रहा है, ये देखो वायर ऐसे 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 बाउंड किया हुआ है, तो देखो 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 करंट ऐसे 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 अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये वायर अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, ये आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, और इस जो आपका टोरॉइड है उसका रेडियस कितना है? R है। कितना रेडियस है? R है। अब बहुत ध्यान से सोचो, तो हमें ये पता है कि देखो अब हम एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करेंगे, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पढ़ लिया है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। ठीक है, लाइन इंटीग्रल लिख दिया, ये बात समझ में आती है। अब बहुत ध्यान से सोचो, तो हमें जो है ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक लूप। तो देखो मैंने एक लूप बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया? एक लूप बना दिया। ठीक है, और ये मैंने छोटा सा पोर्शन क्या ले लिया? डीएल ले लिया। तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है दोनों क्या है, उनके बीच एंगल कितना है? 0। तो बी डीएल कॉस थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट और टोटल करंट आई नॉट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोचो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री है, तो B dl का इंटीग्रेशन L हो गया और ये हो गया म्यू नॉट I नेट। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? अब हमें क्या फाइंड करना है? I नेट की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? I नेट की। I नेट की फाइंड करनी है, इससे नंबर ऑफ टर्न जो है वो n है, तो जो टोटल करंट होगा कितना होगा? Ni होगा। तो B into L इज इक्वल टू, ये डॉट नहीं L है, मल्टीप्लाई है, म्यू नॉट I नेट की वैल्यू कितनी आ गई? Ni। कितनी आ गई? Ni। अब L की वैल्यू तो आपको पता है, अगर आप इस पोर्शन के लिए निकाल रहे हो तो B into 2 पाई कैपिटल I इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो B की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R। कितनी आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R। क्या हमें ये बात समझ में आता है?
ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फॉर द केस ऑफ टोरॉइड, कि टोरॉइड में अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो B इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr, ठीक है। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं सोलेनोइड की बात करूं तो सोलेनोइड का मैं फॉर्मूला क्या सीखा था, B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, क्या सीखा था, म्यू नॉट Ni, याद है क्या ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको याद है तो वहां पे जो n था उसके लिए क्या थी, n/l थी, कितनी थी, n/l। तो ध्यान देखो मैंने ये बताया था कि जो टोरॉइड होता है वो सोलेनोइड का एक वर्जन होता है, तो B की वैल्यू म्यू नॉट, ये 2πr क्या है, ये बेसिकली l है, तो म्यू नॉट n/l into I, तो B के लिए कितनी आ गई, म्यू नॉट। ध्यान से देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम आ रही है, जैसा लो, ठीक है, आना भी चाहिए, ये बात समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोलेनोइड को अगर आपको एम्पलीफायर के लॉ से सॉल्व करना है तो भी इसको सॉल्व करोगे तो अगेन म्यू नॉट स्मॉल n I मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये खत्म होता है। इसके जस्ट बाद का हमारा जो होगा इसी चैप्टर का पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अर्थ मैग्नेटिज्म। उसमें मोस्टली जो है जो बच्चे की डिमांड होती है कि सर आप हमें अर्थ मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर दो, तो अर्थ मैग्नेटिज्म अपन शानदार तरीके से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करूंगा कि एप्पल वगैरह लेके या फिर कुछ ऐसा स्फेरिकल चीज लेके आपको एक्सप्लेन करूं ताकि वो आपको अच्छे से फील आए फिजिक्स में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर। बट अगर आप जो है चैनल को देख रहे हैं कंटिन्यूअसली तो उसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और आपको थोड़े टाइम में जो है आपको नोट्स भी मिलेंगे, थोड़े टाइम में वीडियो की और क्वालिटी इंप्रूव होगी, हम डिजिटली और ज्यादा, जैसे अभी हम इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में इस व्हाइट बोर्ड की जगह जो है दूसरा बोर्ड आपका चेंज होगा ताकि मार्कर से ना लिखना पड़े, ठीक है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।